Good morning, students. Welcome to class 12th Commerce, subject Accountancy. Our ongoing chapter is non-profit organization. पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, यदि कोई इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ गिवन है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यदि आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी गिवन है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपके लिए रिक्वायरमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर बैलेंस शीट, तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि टी.एस. ग्रेवाल की बुक से ही लिया गया है। कौन सा एग्जांपल है? एग्जांपल नंबर 35। तो एग्जांपल नंबर 35 ये प्रीवियस ईयर की बुक है। आप देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। एक बार इसमें आपको व्यू भी कराऊंगा मैं क्वेश्चन को, उसमें से आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन पे व्यू करते हैं। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, लेफ्ट साइड पे रिसीट्स हैं, राइट साइड पर पेमेंट्स हैं। अगेन मैंने इसमें कुछ हाईलाइट्स करी हुई चीज़ें, आपको दिख रहा है कि ये पोर्शन जो हाईलाइट किया हुआ है फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स और सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये ग्रीन कलर से, लाइट ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट किया गया है। ये कौन सी रिसीट्स और पेमेंट्स हैं जो कैपिटल रिसीट्स और पेमेंट्स को शो कर रही हैं। वेयर एज जो रेड मार्क से इसमें हाईलाइट किया गया है वो इन्फॉर्मेशन हैं जिसके रिगार्डिंग हमें क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है क्वेश्चन में। तो जरा देख लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। हमें बैलेंस शीट भी गिवन है और अदर इन्फॉर्मेशन में एक सब्सक्रिप्शन की इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की इंक्लूड है और डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पर हाईलाइट करते हुए दिखा दिया है। अब जल्दी से इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो सोल्यूशन करने से पहले हमें मालूम है कि हमें एडजस्टमेंट दे रखी है, एक तो सब्सक्रिप्शन पे, सैलरी पर और डेप्रिसिएशन पे। तो हम स्टार्ट ही अपने क्वेश्चन का पार्ट किससे करेंगे, जिसमें हमें किसको कंसिडर करना है कि हम सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को कंसिडर करने वाले हैं। तो सब्सक्रिप्शन को कंसिडर कैसे करें, सब्सक्रिप्शन पे आ जाइए पहले जल्दी से। तो सब्सक्रिप्शन का पार्ट क्या है, सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो हमें कहां से पिक करनी है, ये इनकम साइड से। तो इनकम साइड पर आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी 9 लाख रुपीस। ये हमने यहां से पिक कर ली और एज इट इज इसको लिख दिया। अगली इन्फॉर्मेशन हमें इसमें से चारों इन्फॉर्मेशन जो आपको पहले भी मैंने फॉर्मेट में सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में हमने इसको लिया था, तो उसी चीज़ों को वहाँ पर वापस वैसे ही लिखना है, बट लिखने में थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ का यूज़ करोगे आप। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, आप भी ध्यान रखना अपने क्वेश्चन करते समय बिल्कुल वैसे मेंशन करिए। जैसे कैसे लिखा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। तो आप सबसे पहले देखिए कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हमें कितना गिवन है। तो उसके लिए हमें इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी गिवन है, तो आप डायरेक्टली शिफ्ट कर जाएंगे बैलेंस शीट पे और देखेंगे वहाँ कितना गिवन है। आपको दिख रहा है 180 गिवन है, तो एक्जैक्टली सेम अमाउंट वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया विद इन ब्रैकेट यहाँ मेंशन करना है, इनर साइड, आउटर कॉलम नहीं। उसी को मैंने कंटिन्यू किया है रिसीव्ड इन करंट ईयर, कि प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो ड्यू था, जो आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिला कितना। तो जो मिला कितना है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो आप सीधा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाके देखेंगे और प्रीवियस ईयर का वो अमाउंट देखेंगे जो मिल गया। तो हमें दिख रहा है 180 मिल गया, मींस आउटस्टैंडिंग भी 180 था, दिख रहा है आपको, और 180 में 180 मिल भी चुका है। तो इसका मतलब सारा अमाउंट मिल चुका है। तो सारा ये अमाउंट जब आपको मिल चुका है तो आपने यहाँ भी 180 लिखना है, यहाँ भी 180 लिखना है और फाइनली आउटर कॉलम में भी 180 लिखना है। कई बार आपके सामने सोल्यूशन ऐसी आएगी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट ज़्यादा होगा बट मिला हमें कम होगा। तो बेसिकली हमें जो रिसीव अमाउंट होता है वो यहाँ माइनस करना होता है। सपोज ये 180 की जगह ये 150 होता तो हम यहाँ डिडक्ट कितना करते, ओनली 150। क्लियर है। तो आप बोलेंगे सर ये लिख क्यों रहे हैं फिर ये 180 इसलिए लिख रहे हैं जस्ट टू कंफर्म कि कितना अमाउंट हमारा पिछले साल का अभी भी ड्यू है, अभी भी कितना अमाउंट ड्यू है, क्योंकि वो पैसा अभी भी हमने लेना है, तो वो हमें अपने असेट्स में दिखाना होगा जो हम करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाएंगे। इसके बारे में हम पिछले एग्जांपल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर फ्यूचर ईयर, ये ऑलरेडी हमें दे रखा है। देखो करंट ईयर की रिसीट्स एंड पेमेंट में हमें फ्यूचर के लिए पैसा कितना मिला, 120, ये हमने डिडक्ट यहाँ पर कर दिया। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस इन प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में होना चाहिए था, वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखिए आप, नहीं है क्वेश्चन में, होता तो वो लायबिलिटी साइड में होता, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब उसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे, तो हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमें एक चीज़ गिवन है, वो है एडजस्टमेंट में। क्या गिवन है कि हमारे पास 500 मेंबर्स हैं और हर कोई कंट्रीब्यूट करता है कितना, 1500। 500 मेंबर्स और कंट्रीब्यूट करते हैं 1500, तो हमारा टोटल अमाउंट हमें कितना मिल जाएगा, 500 इंटू 1500, तो ये आ जाएगा 7,50,000। तो हमने यहाँ पे दिख रहा है ये 750 निकाला हुआ है, ये इसी तरीके से निकाला है। तो आप क्या करेंगे, 750 ऑलरेडी ये पहले कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग करके ये 150 आपका निकल आएगा। तो बेसिकली हमें ये फाइंड आउट जरूर करना है कि हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है।
यदि ये बैलेंसिंग में 0 आता तो दैट इज अनदर पार्ट, वो कोई अलग बात होती। बट जब भी आपके सामने बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो कभी भी ध्यान रखना कि क्या निकलेगा, वो हमेशा आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। तो इस तरीके से हमने पहला सब्सक्रिप्शन को लेके वर्किंग नोट्स ऑलरेडी बना लिया है। अब इसको कैसे पोस्ट करना है और कहाँ करना है वो ध्यान से समझते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दे रखी है। तो हमें ध्यान रखना है इसमें से प्रीवियस ईयर वाली वैल्यूज को कहीं भी पोस्ट नहीं करना, केवल करंट ईयर को पिक करना है। तो हम करंट ईयर का जो हमने इनकम निकाली है वो 750 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर के लिए जो करंट ईयर में फ्यूचर के लिए पैसा मिला 120, ये तीन चीज़ों को पोस्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कहाँ कहाँ जाएगा। सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइए। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने दिखा दिया बाय सब्सक्रिप्शन जो हमने कैलकुलेट किया था और यहाँ पे वर्किंग नोट्स का नंबर डाल दिया 1। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी वहाँ से ले लिया हमने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस वहाँ पे था, देखा होगा आपने। 120 जो हमें मिला था वो लायबिलिटीज में दिखा दिया, क्योंकि इनकम जब भी एडवांस में मिलती है तो लायबिलिटी होती है। और आपकी सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ दिखा दिया 150, जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने निकाला है। यहीं पर एक बात का हम ध्यान रखते थे कि यदि पिछला कुछ आउटस्टैंडिंग बचा होता, जो मैं आपको बोल रहा था पहले भी कि हमने सपोज 180 में से 150 रिसीव किया होता, तो मैं यहाँ पर इसको बाइफरकेट कर देता, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को, पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। और प्रीवियस ईयर का यदि कोई अमाउंट स्टिल ड्यू होता तो वो पहले लिखा जाता, फिर करंट ईयर का, और फिर उसको क्लब करके अमाउंट वाले कॉलम में हम दिखाते। फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं, हम चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं प्रीवियस ईयर, जो कि हमारे पास इसमें निल है। इसके अलावा करंट ईयर का अमाउंट भी हम इसमें मर्ज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास अभी अभी हमने निकाल भी लिया है, जो कि कितना है 1,50,000। तो ये टोटल अमाउंट आपको यहाँ दिखाना होता है। 150 ऑलरेडी हमने दिखा दिया, तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट ऑलरेडी निल था तो हमने 150 दिखा दिया। अब ये सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट इसमें ओवर हो गई है। अब इसके बाद हम सेकंड एडजस्टमेंट पे जाते हैं, जो कि क्या है, सब सैलरी। तो सैलरी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सैलरी में गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये सैलरी का पूरा फॉर्मेट जो हमने ऑलरेडी नोट किया था पिछले एग्जांपल्स में, हमने जब वीडियो बनाई थी तो वो ले लिया वहाँ से हमने। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी हम उसको यहाँ पे कंसिडर करते जाएंगे। तो सबसे पहले लिखा है टोटल सैलरी पेड इन करंट ईयर। तो पेमेंट के लिए, पेड के लिए पेमेंट साइड पे जाना पड़ेगा। तो पेमेंट में गए हम, तो पेमेंट में हमें जाके दिख गया बाय सैलरी 720, तो हमने वो सैलरी को यहाँ मेंशन कर दिया 720। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की कितनी थी उसके लिए हमें क्वेश्चन में गिवन होगा बैलेंस शीट में। तो आप बैलेंस शीट में देखिए सैलरी आउटस्टैंडिंग गिवन है 60,000 प्रीवियस ईयर की। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमने कोई सैलरी पिछले साल की पे तो नहीं करी है, वो पे करी होती तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रीवियस ईयर करके लिखा होता है, जो कि लिखा नहीं है। तो सैलरी डायरेक्टली गिवन थी तो हमने मान लिया कि उसमें प्रीवियस ईयर की पे कर दी होगी, तो हमने इसलिए वो 60,000 डायरेक्टली पे करके इसमें माइनस कर दिया। प्रीपेड सैलरी ना तो करंट ईयर की फ्यूचर के लिए कोई गिवन है और ना ही प्रीवियस ईयर में कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग, सॉरी सैलरी प्रीपेड थी। प्रीपेड सैलरी इन प्रीवियस ईयर भी अवेलेबल नहीं है। कहाँ से पता लगेगा? पिछली बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट में असेट साइड पर कहीं पर भी प्रीपेड सैलरी हमें अवेलेबल नहीं है। यदि होती तो मैं यहाँ पर उसे प्लस कर देता। फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर की प्लस नहीं करी, ना ही करंट ईयर की है ना प्रीवियस ईयर की। अब इसके बाद आपको करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में दे रखी है इन्फॉर्मेशन में, तो वो यहाँ से हमने पिक कर ली 12,000। तो वो 12,000 रुपीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप वहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। तो 12,000 को हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग को प्लस कर दिया। तो फाइनली वी गॉट आवर आंसर 672। तो ये सैलरी का वो अमाउंट निकला है जो हम एक्सपेंडिचर में दिखाने वाले हैं। अब इसको लेके भी जाते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट ऑलरेडी मेड है, पहले से ही गिवन है, तो हमें केवल करंट ईयर बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाना है। तो अगेन इसको जल्दी से पोस्ट करते हैं। तो 672 को हम लेके जाएंगे एक्सपेंडिचर में, दिख रहा है आपको, देखो ये रहा 672। यहाँ पर भी हम मेंशन कर देते हैं कि ये वर्किंग नोट्स नंबर 2 है, तो ये 672 हमने यहाँ पे दिखा दिया। इसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग का जो अमाउंट है करंट ईयर का वो हमने यहाँ दिखा दिया, और प्रीपेड सैलरी हमारे को यहाँ पर कोई गिवन ही नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं करना। तो दोनों चीज़ें दिखाने के बाद हमारा वर्किंग नोट्स का दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम वर्किंग नोट्स के तीसरे पार्ट पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन थी, वो थी कि हमें डेप्रीशिएशन चार्ज करनी है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। किसके ऊपर? लैंड एंड बिल्डिंग। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग का इनिशियल बैलेंस लिख दिया 60 लाख। उसके अलावा मैंने फिलहाल अभी ऐड और लेस करके मेंशन कर दिया, और लेस डेप्रीशिएशन। अभी इस अमाउंट को हम थोड़ा होल्ड पे रखते हैं 3 लाख को, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि हमने कुछ परचेज किया है या नहीं, या कोई सोल्ड किया है कि नहीं। जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि हमने कुछ लैंड बिल्डिंग परचेज किया है या सोल्ड किया है, तब तक हमें डेप्रीशिएशन को चार्ज नहीं करना चाहिए। हमने इसको फिलहाल अभी होल्ड पे कर दिया। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। ऑलरेडी हमें मालूम है कि हम
बनाना क्या हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो हम जल्दी से पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पे आते हैं और पेमेंट साइड को कंसिडर करते हैं। और पेमेंट साइड से जो चीज़ें हमने हाईलाइट ऑलरेडी करी हुई हैं ग्रीन से, देखो वो सब कैपिटल है, उसका रिलेशन बैलेंस शीट से होगा और बाकी चीज़ों का रिलेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर, तो फर्नीचर लाइब्रेरी बुक्स को भी होल्ड पे छोड़ते हैं। सैलरी हमने ऑलरेडी कंसिडर कर ली है। जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस हमें पता है एक नॉर्मल खर्चा है, तो उसको हम कहाँ लेंगे, एक्सपेंडिचर साइड पे हमने ले लिया। दिख रहा है आपको, जनरल एक्सपेंसेस 180। उसके बाद नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 120, उसको भी कंसिडर करेंगे, न्यूज़पेपर को भी ले लेंगे, पोस्टेज को भी ले लेंगे और स्टेशनरी को भी ले लेंगे। यहाँ तक कोई भी ट्रबल नहीं है। कहाँ से लेके, जनरल एक्सपेंसेस से लेके ऑडिट फी तक, ये सारे के सारे क्या हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और उसके रिगार्डिंग कोई अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है। डायरेक्टली जाएंगे सीधा एक्सपेंडिचर साइड पर। तो हमने सारे एक्सपेंडिचर साइड पे एज इट इज अमाउंट दिखा दिए। दिख रहा है आपको, सब दिखा दिए। सिमिलरली वापस आते हैं उसी क्वेश्चन में और अब देखते हैं कि रिसीट साइड पर कौन सी इन्फॉर्मेशन है। हमने फर्नीचर को छोड़ देना है क्योंकि वो एक कैपिटल रिसीट है। बैलेंस को दोनों साइड से छोड़ना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन, क्योंकि इनका रिलेशन बैलेंस शीट से होता है। तो सेल को भी छोड़ दिया क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 3 आइटम बची हैं और वो क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट एंड रेंट। ये सभी क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स हैं, क्योंकि रिकरिंग नेचर की होती हैं और इसमें हमें कोई एसेट हमारे पास से जा नहीं रहा होता। ये सभी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इसलिए हम इसको इनकम साइड पर दिखा देंगे। तो हमने इनकम साइड पर इन सभी को दिखा दिया। अब ये सभी चीज़ें दिखाने के बाद आप सीधा बैलेंस शीट पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब बैलेंस शीट पे भी हम ध्यान रखेंगे कि जो चीज़ हमने छोड़ी हैं और उनको भी ध्यान रखना है और पुरानी बैलेंस शीट को भी ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से। तो हमें दिख रहा है पहले कैश, तो इसका मतलब हमें पहले कैश का बैलेंस दिखाना है। तो कैश का बैलेंस हम कहाँ से लेंगे, आपको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, देखो ये रहा 3,30,000। ये हमने 3,30,000 का बैलेंस एज इट इज यहाँ दिखा दिया। दिख रहा है आपको 330, देखो करंट ईयर की बैलेंस शीट में दिख जाएगा। यहाँ पर कैश इन हैंड करके लिख देंगे हम करंट ईयर में, कैश इन हैंड। क्या लिखना है यहाँ पर, कैश इन हैंड। तो सबसे पहले हमने यहाँ से देखा कि कैश का बैलेंस कितना है हमारे पास अवेलेबल, 3,30,000। तो हमने उसको असेट साइड पे कैश इन हैंड करके 330 दिखा दिया। उसके बाद हम आते हैं अपने लैंड बिल्डिंग अगली इन्फॉर्मेशन पे जो हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में अवेलेबल थी। पहले दिख रही है हमें फर्नीचर, तो हम दोनों साइड से देखेंगे फर्नीचर को लेके क्या गिवन है। आपको पेमेंट साइड पे भी फर्नीचर दिख रहा है और रिसीट साइड पे भी फर्नीचर दिख रहा है। पेमेंट साइड पे फर्नीचर का मतलब होता है हमने फर्नीचर के लिए पेमेंट किया है। क्या कंक्लूड करती है ये बात कि हमने फर्नीचर खरीदा होगा तभी हमने फर्नीचर के लिए पेमेंट की है। और रिसीट साइड पे यदि फर्नीचर लिखा है तो इसका मतलब भी अंडरस्टूड है, यदि फर्नीचर से रिसीट्स कब होगी, जब हम उसे सोल्ड आउट करेंगे। तो बेसिकली फर्नीचर की परचेजिंग भी हुई है और सेलिंग भी हुई है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास पहले इनिशियली फर्नीचर का अमाउंट कितना था। तो हमने यहाँ से देखा हमारे पास फर्नीचर का अमाउंट पहले कितना था, 370। तो हम वापस बैलेंस शीट में आएंगे और लिख देंगे फर्नीचर की वैल्यू इनिशियली कितनी थी, 370। और हमने कितना परचेज किया, जो पेमेंट साइड पे गिवन है हमने इसमें प्लस कर दिया और जो हमने सोल्ड आउट किया था वो यहाँ माइनस कर दिया। ध्यान रखना है, परचेज करा है वो प्लस, पहले कितना था 370, कितना परचेज कर लिया 180, कितना सोल्ड आउट कर दिया 60। तो सोल्ड करते समय हमने ध्यान रखना है सोल्ड वैल्यू नहीं लिखनी है, सोल्ड की जो कॉस्टिंग वैल्यू थी वो यहाँ डिडक्ट करनी है, तभी हमें लगेगा कि हमारे पास बुक वैल्यू फर्नीचर की कितनी बची। इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और इंक्रीज किया जा सकता था, वो था फर्नीचर और डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। यदि वो इस क्वेश्चन में पार्ट होता तो हम इस पर अब डेप्रीशिएशन भी लगाते और वो यहाँ माइनस करते, तो वो एक एडजस्टमेंट का पार्ट होता। फिलहाल इस क्वेश्चन का पार्ट वो नहीं है, इसलिए उसको यहीं पर स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो फर्नीचर इज क्लियर, नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद आपको अगली चीज़ दिख रही है लाइब्रेरी बुक्स, जो हमने यहाँ छोड़ी थी। लाइब्रेरी बुक्स को लेके आपको पेमेंट्स में ही दे रखा है, केवल रिसीट साइड पे कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी बुक्स के लिए हमने पेमेंट किया तो इसका मतलब भी यही बनता है कि हमने लाइब्रेरी बुक्स और खरीदी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या पहले की कोई लाइब्रेरी बुक्स हमारे पास अवेलेबल थी। तो हम वापस आते हैं बैलेंस शीट पे पुरानी और वहाँ से देखते हैं लाइब्रेरी बुक्स हमें मिल गई 3 लाख। तो हमने वो 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट सीधा बैलेंस शीट में इनर साइड पर लिख दिया, जो कि हमारे पास अवेलेबल था। कितना है, 3 लाख रुपीज़। फिर हमने देखना है कि हमने परचेज कितना किया, जो पेमेंट साइड में दे रखा था वो हमने इसमें प्लस कर दिया। अगेन यदि इसमें भी डेप्रिसिएशन होती हमें गिवन तो हम इसमें से डिडक्ट कर देते। तो हमारे पास टोटल लाइब्रेरी बुक्स की वैल्यू निकल आई 4 लाख। तो अभी तक हमने क्या क्या लिख दिया यहाँ पर, आप देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन हम पहले लिख चुके हैं और लाइब्रेरी बुक्स के अमाउंट को भी लिख चुके हैं और फर्नीचर को भी लिख चुके हैं और अब कैश इन हैंड को सबसे पहले नंबर पे लिखा था। तो बचा क्या, केवल एक वर्किंग नोट्स लैंड बिल्डिंग को लेके। वापस मैं लैंड बिल्डिंग के उसी पे आ रहा हूँ, वर्किंग नोट्स के ऊपर। आप दिख रहा है आपको लैंड बिल्डिंग का हमारे पास जो बैलेंस शीट थी उसमें लैंड बिल्डिंग की जो वैल्यू गिवन है वो है 60 लाख, यानी हमारे पास 60 लाख रुपए की लैंड बिल्डिंग पड़ी है।
अब क्या हुआ, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमें लगाने के लिए बोला गया कि 5% पर एनम से डेप्रिसिएशन लगाओ, तो हम 5% डेप्रिसिएशन लगाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे आप कि लैंड बिल्डिंग थी कितनी, 60 लाख, 60 लाख। हमने परचेज कितनी करी, वो इसमें प्लस करना था। परचेज गिवन होती तो कहाँ गिवन होती, अगेन जैसे लाइब्रेरी बुक्स थी हमारे पास, फर्नीचर था, तो परचेज आपने देखा कि पेमेंट साइड से हम देखते थे, लिख के देखते थे, तो वहाँ पर तो कोई पेमेंट साइड पे तो लैंड बिल्डिंग नहीं लिखा है, इसका मतलब देयर इज नो परचेज। एट द सेम टाइम रिसीट साइड पर कोई लैंड बिल्डिंग सोल्ड भी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर भी नील। तो सीधा डायरेक्टली आप 60 लाख का 5% निकालेंगे, जो कि कितना आ गया, 3 लाख। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 60 - 3 57। अब इन दोनों अमाउंट्स की पोस्टिंग आपको करनी है, एक 3 लाख की और एक 57 लाख की। 3 लाख क्योंकि डेप्रिसिएशन और एक एक्सपेंडिचर है, इसको डायरेक्टली आप शिफ्ट कर देंगे एक्सपेंडिचर में यहाँ पर। और उसके अलावा आपकी जो बैलेंस शीट है उसी में असेट साइड पर आपने 57 लाख दिखा देना है। दिखा दिया हमने। एक बात वापस आते हैं क्वेश्चन के अंदर और वहां पर भी देखते हैं, एक चीज को हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो हमें 40 लाख रुपए का फर्नीचर दिख रहा है कि हमने 40,000 रुपए में हमने ये फर्नीचर को सोल्ड आउट किया है। इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन का पार्ट थी, क्वेश्चन में गिवन थी। इसकी वैल्यू जो कॉस्टिंग प्राइस थी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, जो कि गिवन थी 60,000। तो हमें दिख रहा है कि 60,000 रुपए का फर्नीचर था जो हमने बेचा है। तो हमने ये भी ध्यान रखा था कि जब हम नई बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो वहां से हमने 60,000 ही वैल्यू माइनस की थी, जो उसकी कॉस्टिंग थी। तो सेलिंग प्राइस मैंने आपको वहां भी बताया था माइनस नहीं करना। तो अब यहाँ पर हमने 60,000 रुपए के फर्नीचर को सोल्ड आउट किया, आपको दिख रहा है 60,000 का फर्नीचर है जो हमने बेचा 40,000 में। तो क्या इस ट्रांजेक्शन से हमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ? इस ट्रांजेक्शन से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि 60,000 की चीज को 40,000 में आप बेचेंगे तो 20,000 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो वो लॉस भी कहाँ दिखाएंगे हम, एक्सपेंडिचर साइड पर। तो आपने एक्सपेंडिचर में लिख दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये 20,000 रुपए आपने यहाँ दिखा दिया। तो फाइनली हमने हर चीज को जहां दिखाना था वहां पोस्ट कर दिया। अब हमारा है बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट करना। तो सबसे बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर और ये देखेंगे कि अगेन कौन सी साइड आपकी एक्सीड कर रही है। यदि आपकी इनकम साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो आपके सामने सरप्लस होगा, और यदि आपके एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो डेफिसिट। प्रीवियस वाले क्वेश्चन को जो हमने लिया था पिछली वीडियो में, उसमें आपने देखा था सरप्लस निकला था, जबकि इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि आपकी एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जो कि आ रहा है 21,40,000। तो हमने बैलेंस करके यहाँ से फाइंड आउट कर लिया क्या, डेफिसिट। क्या निकाल लिया, ये डेफिसिट हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो डेफिसिट निकल आया, ये 2,000 रुपीज का डेफिसिट है, बेसिकली लॉस है ये। तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट के लिए सरप्लस वर्ड यूज करते हैं और लॉस के लिए डेफिसिट। तो बात को ध्यान रखना है, प्रॉफिट के लिए सरप्लस वर्ड यूज करते हैं और लॉस के लिए डेफिसिट। तो यहाँ से हमने डेफिसिट फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। जैसे हमने पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो वहां पर जो ऑनर पैसे कंट्रीब्यूट करता था उसे हम कैपिटल के नाम से बुलाते थे, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर पर्सन ऑनर तो है नहीं, एक ट्रस्ट होती है जो उस एक्टिविटीज को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रन कर रही होती है। इसलिए जो पैसे वहां पर उस ऑर्गेनाइजेशन के लगे होते हैं, उस इंस्टीट्यूशन के लगे होते हैं, इसलिए हम उसको कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हमारा बढ़ता भी है और घटता भी है अकॉर्डिंग टू सरप्लस एंड डेफिसिट वी हैव मेड। पूरे साल में हमें सरप्लस हुआ तो वो कैपिटल फंड इंक्रीज हो जाता है, और यदि डेफिसिट हो तो वो डिक्रीज होता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्योंकि डेफिसिट हुआ तो हमें ध्यान रखना है कि कैपिटल फंड में चेंज आने वाला है। तो हम सबसे पहले कैपिटल फंड की वैल्यू को पिक करेंगे। वो पिक करने के लिए आपके पास ओल्ड बैलेंस शीट अवेलेबल है, जो कि इसको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बोलते हैं, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो वापस जा रहा हूं मैं वहां पर। तो आपको यहाँ से कैपिटल फंड की वैल्यू को पिक करना है और इसको करंट ईयर की बैलेंस शीट में लेके आना है। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने इनर साइड पर इसी बैलेंस को दिखा दिया, दिख रहा है आपको। और उसके बाद यदि आपको सरप्लस हो रखा है, इस क्वेश्चन से निकला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो आप उसको ऐड कर देंगे, और यदि डेफिसिट है तो उसे यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपने देखा डेफिसिट था तो वो अमाउंट हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो फाइनली आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर जाएगा, दिख रहा है आपको। तो 70,70,000 इज योर आंसर। बैलेंस शीट का टोटल मैच होना कई हद तक ये दिखा रहा है कि हमने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या बेसिकली स्टडी किया कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी हो, तो हम किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे और हमने क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर वापस 1 मिनट के अंदर आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स को सेग्रीगेट करा और अकॉर्डिंगली उन्हें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में दिखा दिया। जिन आइटम्स के रिगार्डिंग हमें एडजस्टमेंट्स गिवन थी उसके लिए हमने देखा होगा आपने वर्किंग नोट्स बना डाले 1, 2 and 3।
वर्किंग नोट्स बनाने के बाद उनकी प्रॉपर पोस्टिंग उनकी प्रॉपर साइट पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कर दी। फिर कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स को भी एक्सपेंडिचर, इनकम और लायबिलिटीज एसेट्स में दिखा दिया। ऐसा करते समय ध्यान रखना है कि आपने यदि कोई एसेट की वैल्यू दिखा रहे हो तो जो परचेज किया है वो जोड़ना है, और वो जैसे हमने यहाँ पे लैंड बिल्डिंग में भी जोड़ के दिखाया था। देखो हमारे पास इनिशियल बैलेंस क्या था, परचेज कितना हुआ, सेल कितना हुआ और उस पर डेप्शन कितना लगा, इस बातों का ध्यान रखना है। इस बेसिस पर हमने अपना पूरा अकाउंट्स रेडी कर दिया। रिक्वायरमेंट क्या थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन में हमने सीख लिया किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं, किसके बेसिस पर, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट पर और प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट प्लस विद सम अदर इन्फॉर्मेशन। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा। इसको घर पे बैठ के भी दोबारा से आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को अपने सामने रखेंगे बुक ओपन करके, जिससे आपको ये क्वेश्चन की पूरी क्लैरिफिकेशन मिल जाए। फिर भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन या कोई भी क्वेरी है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेंगे। फिलहाल के लिए मैं वीडियो को यहीं पे ओवर करता हूँ फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड गुड डे, बाय।